तो दोस्तों कल के वीडियो में मैं आप लोगों को अमेरिका के A-10 थंडरबोल्ट 2 मतलब A-10 वॉर्थॉग ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट के बारे में बताया था। बेशक ये अमेरिका के सबसे बेहतरीन या फिर कहा जाए तो दुनिया के सबसे बेहतरीन ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट है। पर दोस्तों क्या आप लोगों को पता है कि रशिया के पास भी अपना A-10 वॉर्थॉग या फिर बोले तो A-10 के जैसे ही एक बेहतरीन ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट है। और आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से रशिया के उस A-10 एयरक्राफ्ट के बारे में बताऊंगा। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों रशिया के A-10 एयरक्राफ्ट असल में सुखोई Su-25 ग्रैच या फिर कहे तो फ्रॉक फूट को कहा जाता है। दोस्तों इसे A-10 का दर्जा इसीलिए दिया जा रहा है क्योंकि ये अमेरिका के A-10 के जैसे सिमिलर रोल रशियन एयरफोर्स में निभाता है और इसे फ्रॉक फूट नाम असल में नेटो के द्वारा दिया गया है। और दोस्तों इस तरीके का नामकरण नेटो के द्वारा लगभग हर तरीके के नॉन नेटो हथियारों को दिया जाता है। दोस्तों A-10 एयरक्राफ्टों के साथ इसका कंपैरिजन इसीलिए होता है क्योंकि ये भी A-10 के जैसे क्लोज एयर सपोर्ट या फिर कहे तो ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट है। इन एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट का काम सोवियत जमाने में ही लगभग A-10 एयरक्राफ्टों के फर्स्ट फ्लाइट के बाद ही शुरू हो गया था। दोस्तों ये जो सुखोई 25 ग्रैच एयरक्राफ्ट है ये असल में एक सबसोनिक सिंगल सीटेड ट्विन इंजन जेट एयरक्राफ्ट है जो सोवियत यूनियन के जमाने में सुखोई कॉर्पोरेशन के द्वारा 70 के दशक में डेवलप करना शुरू किया गया था। एयरक्राफ्ट ने अपना फर्स्ट फ्लाइट 22 फरवरी 1975 में भरा था, जबकि इन एयरक्राफ्टों को 19 जुलाई 1981 में सोवियत एयरफोर्स में शामिल किया गया। दोस्तों ये जो सुखोई 25 एयरक्राफ्ट है ये देखने में काफी हद तक ट्रेनर एयरक्राफ्टों के जैसा लग सकता है और इसके पीछे भी दोस्तों एक बहुत बड़ा कारण है। बेसिकली इन एयरक्राफ्टों को जब पहली बार बनाया गया था तब इसे ट्विन सीटेड ट्रेनर एयरक्राफ्ट के रूप में ही इंट्रोड्यूस किया गया था। उस समय इन एयरक्राफ्टों को सुखोई Su-25 UV के नाम से पहचाना जाता था, जबकि बाद में इन एयरक्राफ्टों को सुखोई 25 BM टारगेट टोइंग के रूप में डेवलप किया गया और इसके एक एक्सपोर्ट मार्केट के मॉडल भी है जिसे सुखोई Su-25K कहा जाता है। 2012 में रशिया की तरफ से इन एयरक्राफ्टों को आखिरी बार बड़े पैमाने में अपग्रेड किया गया और उसके बाद से इन एयरक्राफ्टों को सुखोई Su-25 SM के नाम से पहचाना जाता है। दोस्तों इन एयरक्राफ्टों के वेरिएंटों को अगर कहा जाए तो इसके अलावा एक सुखोई 25T और TM एयरक्राफ्ट भी रशिया की तरफ से बनाया गया था जिसे कई जगह में सुखोई 39 भी कहा जाता है, पर इसे सिग्निफिकेंट रूप में या फिर कहे तो बड़े मात्रा में रशिया की तरफ से कभी भी बनाया नहीं गया और डेवलपमेंट फेज तक ही इसे रखा गया। दोस्तों A-10 एयरक्राफ्टों के जैसे ये भी काफी स्लो रफ्तार में जमीन से लग के उड़ान भर सकता है और इस वजह से इन एयरक्राफ्टों का उपयोग दुश्मन के टैंक, आर्मर्ड व्हीकल और अन्य जमीनी ठिकानों को लड़ाई के मैदान में तबाह करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। पर ऐसे लो फ्लाई के दरमियान एयरक्राफ्टों के ऊपर एक बड़ा खतरा ये होता है कि ऐसे एयरक्राफ्ट उस दरमियान दुश्मन के स्मॉल आर्म्स, मीडियम हथियार या फिर लार्ज कैलिबर हथियारों के शिकार हो सकता है। बेसिकली जब कोई क्लोज एयर सपोर्ट जमीन से लग के उड़ान भरता है तो उसके ऊपर सरफेस टू एयर मिसाइल का खतरा नहीं होता है, पर स्लो रफ्तार के होने की वजह से इन एयरक्राफ्टों में स्मॉल आर्म्स फायर होने का काफी बड़ा खतरा रहता है और इससे पायलट को प्रोटेक्ट करने के लिए सोवियत यूनियन की तरफ से बड़े पैमाने में काम किया गया। रिपोर्टों के मुताबिक इन एयरक्राफ्टों को रिलेटिवली काफी हल्का और ताकतवर मटेरियल मतलब टाइटेनियम से बनाया गया है। और दोस्तों टाइटेनियम एक ऐसा धातु है जो वजन में हल्का होने के बावजूद स्टील से काफी अधिक शक्तिशाली है और ये पायलट के कॉकपिट के चारों तरफ एक ऐसा कवच बनाता है जो पायलट को स्मॉल आर्म्स और अन्य हथियारों के हमले से आसानी से बचा सके। दोस्तों सुखोई 25 एयरक्राफ्टों के इस्तेमाल करता देशों को अगर देखा जाए तो सबसे पहले तो इन एयरक्राफ्टों को सोवियत यूनियन में ही शामिल किया गया था, लेकिन सोवियत यूनियन टूटने के बाद इन एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल फिलहाल रशिया और कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट मतलब सोवियत यूनियन से टूट के बने हुए देशों के द्वारा किया जाता है, जबकि रशिया के द्वारा इन एयरक्राफ्टों को कुछ अन्य कस्टमरों को भी एक्सपोर्ट किया गया है। दोस्तों एयरक्राफ्ट के अगर ऑपरेशन में निभाए जाने वाले भूमिकाओं को देखा जाए तो इन एयरक्राफ्टों ने कई तरीके के लड़ाई में बीते 30 सालों में हिस्सा ले चुका है। सोवियत अफगान वॉर से शुरू करके काउंटर इंसर्जेंसी मिशनों में भी सोवियत यूनियन के द्वारा इन एयरक्राफ्टों को बड़े मात्रा में इस्तेमाल किया गया, जबकि इराक के एयरफोर्स के द्वारा इन एयरक्राफ्टों को 1980 से लेकर 1988 तक लड़े गए लड़ाई में मतलब ईरान इराक वॉर में भी इस्तेमाल किया गया था। जॉर्जिया के एयरफोर्स के द्वारा इन एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल अफगानिस्तान वॉर में 1992 से लेकर 1993 के दरमियान किया गया, जबकि इसके अलावा 2001 में मैसेडोनियन कॉन्फ्लिक्ट, 2008 में रूसो जॉर्जियो वॉर जिसमें जॉर्जिया और रशिया दोनों की तरफ से ही इन एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल किया गया, जबकि इसके अलावा भी इन एयरक्राफ्टों के इस्तेमाल करता देशों के द्वारा इसे भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया गया। और सबसे प्रेजेंट तो 2020 में नागानो काराबाग की लड़ाई में इन एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल हुआ। दोस्तों एयरक्राफ्ट के ऑपरेशनल हिस्ट्री के अलावा अगर एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन को देखा जाए तो ये 1978 से लेके अभी भी निर्माण किया जा रहा है और करीबन 1000 से भी अधिक ऐसे एयरक्राफ्ट सोवियत यूनियन और रशिया की तरफ से निर्माण किया जा चुका है। एयरक्राफ्ट के स्पेसिफिकेशन को अगर देखा जाए तो आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इसे ऑपरेट करने के लिए सिर्फ एक क्रू मेंबर का आवश्यकता होता है और जो एयरक्राफ्ट का लंबाई है वो करीबन 15.5
14.53 मीटर मतलब 50 फीट 11 इंच है, जबकि इसका विंग स्पैन 14.36 मीटर मतलब 47 फीट 1 इंच है और इसका हाइट करीबन 4.8 मीटर मतलब 15 फीट 9 इंच है, जबकि इसके विंग एरिया 33.7 मीटर स्क्वायर या फिर 363 स्क्वायर फीट है। एयरक्राफ्ट के एम्प्टी वेट को अगर देखा जाए तो ये करीबन 9,800 किलोग्राम है, जबकि इसके ग्रॉस वेट करीबन 14,440 किलोग्राम है और इसके मैक्सिमम टेक ऑफ वेट करीबन 19,300 किलोग्राम है। एयरक्राफ्ट में टोटल 2 इंजन का इस्तेमाल किया गया है और दोस्तों ये 2 इंजन सोएस टूमांस्की R195 टर्बोजेट इंजन है, जिनमें से हर एक इंजन का क्षमता 44.18 किलो न्यूटन या फिर 9,930 पाउंड फोर्स है। दोस्तों एयरक्राफ्टों के अगर परफॉर्मेंस को देखा जाए तो ये मैक्सिमम 975 किलोमीटर पर आवर मतलब करीब करीब 526 नॉट के रफ्तार से ट्रैवल कर सकता है, जो रफ्तार सुपरसोनिक तो नहीं लेकिन मार्क 0.79 मतलब सुपरसोनिक रफ्तार से थोड़ा कम है। दोस्तों एयरक्राफ्ट के अगर रेंज को देखा जाए तो ये भी करीबन 540 नॉटिकल माइल या फिर 1000 किलोमीटर तक है, जबकि इसके कॉम्बैट रेंज सिर्फ 400 नॉटिकल माइल, वो भी करीबन 4400 किलोग्राम हथियारों के लोड के साथ है। मतलब ये कॉम्बैट रेंज करीब करीब 750 किलोमीटर होता है, जबकि एयरक्राफ्ट के सर्विस सीलिंग करीब करीब 7000 मीटर मतलब 23,000 फीट के आसपास है। कुल मिला के अगर इस स्पेसिफिकेशन को देखा जाए तो ये काफी हद तक एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट के बराबर का है, लेकिन ट्रेनर एयरक्राफ्ट जहाँ पे इतने पेलोड के साथ उड़ान नहीं भर सकता तो वहीं पे इसमें इस्तेमाल होने वाले पावरफुल इंजनों की वजह से ये एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट की तुलना में काफी अधिक पेलोड के साथ उड़ान भर सकता है। दोस्तों एयरक्राफ्ट के अगर हथियारों को देखा जाए तो आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इसमें भी एक ताकतवर मेन गन का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन ये A10 वॉर्थॉग जैसे उतना ताकतवर मेन गन से लैस नहीं है। इसमें एक 30 मिलीमीटर के GSH-30 ऑटो कैनन का इस्तेमाल किया गया है और ये सिर्फ 250 राउंड एमुनेशनों को कैरी कर सकता है, जो कि A10 थंडरबोल्ट 2 एयरक्राफ्ट की तुलना में काफी कम एमुनेशन भी है। और दोस्तों ये गन सिर्फ 2 बैरल वाला गन है, पर इसका 30 मिलीमीटर होने का मतलब ये है कि A10 थंडरबोल्ट एयरक्राफ्टों के द्वारा जितना ताकत से हमला किया जा सकता है या फिर जिन जिन टारगेटों को तबाह किया जा सकता है वो लगभग हर एक टारगेट को सुखोई 25 अपने मेन गन के द्वारा तबाह कर सकेगा। पर दोस्तों सुखोई 25 के ये जो गन का कमी है ये पूरा करता है इसका गन पॉड। इस एयरक्राफ्ट में 2 23 मिलीमीटर के GSH-23 ऑटो कैनन वाले गन पॉड्स को लगाया जा सकता है, जिनमें से हर एक पॉड में करीबन 260 राउंड एमुनेशनों को स्टोर किया जा सकता है। रिलेटिवली ये थोड़ा कम कैलिबर के गन है, लेकिन इन गन पॉड के सहारे ये एयरक्राफ्ट ताबड़तोड़ हमला भी कर सकता है और एक साथ गोलियों का बौछार भी कर सकता है। दोस्तों इस मेन गन के अलावा इस एयरक्राफ्ट में एडिशनल हथियारों को कैरी करने के लिए करीबन 11 हार्ड पॉइंट्स है, जिसके सहारे ये 4400 किलोग्राम के अलग अलग तरीके के हथियारों को कैरी कर सकता है। इवन दोस्तों A10 वॉर्थॉग जैसे एयरक्राफ्ट में भी करीबन 11 हार्ड पॉइंट्स है, पर A10 एयरक्राफ्ट इसके तुलना में करीबन दुगना हथियारों को कैरी करने का क्षमता रखता है। सुखोई 25 एयरक्राफ्टों को अगर देखा जाए तो इसमें कई तरीके के आधुनिक और पुराने हथियारों को लगाया जा सकता है, जिनमें सबसे प्रमुख है इसमें इस्तेमाल होने वाले रॉकेट। रिपोर्टों के मुताबिक इसमें UV-16, UV-32A जैसे रॉकेट पोर्ट का इस्तेमाल करके S5 मतलब 55 या 57 मिलीमीटर के रॉकेट को कैरी किया जा सकता है, जबकि इसके अलावा इस एयरक्राफ्ट में S8 रॉकेट मतलब 80 मिलीमीटर के रॉकेट को भी लगाया जा सकता है, जबकि इसके अलावा इससे भी घातक S13 मतलब 122 मिलीमीटर के रॉकेट, S24 मतलब 240 मिलीमीटर के रॉकेट और S25 मतलब 340 मिलीमीटर के रॉकेटों को भी लगाया जा सकता है। और दोस्तों अगर रॉकेटों को A10 जैसे एयरक्राफ्टों के साथ कंपेयर किया जाए तो आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें कितने घातक और कितने अलग अलग टाइप के रॉकेट्स का इस्तेमाल होता है, जो हवा से जमीन के ठिकानों को कितना बेहतरीन तरीके से तबाह कर सकेगा। इवन इतने बड़े कैलिबर के इसमें रॉकेट है कि ये आर्मर व्हीकल को तो क्या पूरा का पूरा व्हीकल के कॉलम को ही तबाह करने में सक्षम है। एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल होने वाले अगर मिसाइलों को देखा जाए तो ये K-13 एयर टू एयर मिसाइल, R-60 और R-37 जैसे एयर टू एयर मिसाइलों को भी कैरी कर सकता है और एयर टू सरफेस मिसाइल के रूप में KH-23, KH-25ML, KH-29L, 9K-121 वीकर जैसे मिसाइलों को कैरी कर सकता है और एंटी रेडिएशन मिसाइल के रूप में ये एयरक्राफ्ट KH-28 मिसाइलों का इस्तेमाल करता है। बॉम्ब्स के रूप में इसमें रशिया के द्वारा निर्माण किया हुआ कॉन्सेंट्रेट पेनिट्रेटिंग बॉम्ब, जनरल पर्पस बॉम्ब, टीवी गाइडेड, इंफ्रारेड गाइडेड और क्लस्टर बॉम्ब को लगाया जा सकता है। दोस्तों इसके अलावा अगर एयरक्राफ्ट के अन्य इक्विपमेंटों को देखें तो इसमें डेकॉय, चैफ फ्लेयर और अन्य तरीके के काउंटर मेजर इक्विपमेंटों को लगाया जा सकता है और एवियोनिक्स के रूप में इसमें फैसेट्रॉन कॉपियो रडार को लगाया गया है, जो कि कई तरीके के एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड मिसाइलों को गाइड कर सकता है। दोस्तों इन एयरक्राफ्टों के इस्तेमाल करता देशों को अगर देखा जाए तो बहुत सारे देश अभी भी सुखोई 25 एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल कर रहा है, जिनमें एंगोला से शुरू करके आर्मेनिया, अजरबैजान, बेलारूस, बुल्गारिया, चैड, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इक्वेटोरियल गिनी, इथियोपिया, जॉर्जिया, कोलंबिया, ईरान, इराक, आइवरी कोस्ट, कजाकिस्तान, नाइजीरिया, नॉर्थ कोरिया, पेरू, रशिया, सूडान, तुर्कमेनिस्तान, यूक्रेन, उज्बेकिस्तान जैसे देश भी शामिल है। पर इनमें से ज्यादातर
अधिकतर देश असल में पूर्व सोवियत यूनियन का ही हिस्सा था और फिलहाल टूट के एक अलग इंडिपेंडेंट देश का दर्जा हासिल किया है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।